अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स। आज हम रीड करेंगे सोता दिल का नावल की एपिसोड नंबर 11 जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। प्यारे रीडर्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। सो चलते हैं नावल की जानिब। तुम अभी घर जाओ। मुझे लगता है इस प्रोजेक्ट की ओरिजिनल फाइल मेरे लॉकर में पड़ी होगी। वो मुझे ला कर दो और ज़रा इस लड़की को मेरे पास भेजो। वो नाश्ता करने के बाद अपने स्टडी रूम में चला गया। उसे स्टडी रूम में गए 3 घंटे गुजर चुके थे, जिसमें उसने अपने प्रोजेक्ट के क्लाइंट से ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की और फिर अब याद आने पर उसने अरबत खान को इसे स्टडी रूम में भेजने का हुक्म दिया। गुड़िया, वो जब अपनी बेध्यानी में टीवी लाउंज में ही बैठी हुई थी और जाने जिंदगी के किस बाब को खोलकर हिसाब किताब करने में मगन थी, जब उसे अरबत खान की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर ऊपर देखा जहां अरबत खान खड़ा हुआ था। उसको देखते गैर महसूस अंदाज में उसने सर पर लिए अपने दुपट्टे को दुरुस्त किया ताकि वो खुद को इसकी नज़रों से बचा सके, जबकि अरबत खान से उसका ये अमल ढका छुपा ना रह सका। उसे दुख हुआ कि वो प्यारी लड़की उससे भी खौफसदा है। मेरी छोटी बहनों जैसी हैं आप गुड़िया, मुझसे खौफसदा होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मुझे आप लाला कहकर भी बुला सकती हैं, अगर आप मुझे अपना बड़ा भाई समझे तो। उसके सर पर हाथ रखते वो होंठों पर धीमी मुस्कान लिए बोला, लाला। उसने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा और टुकड़ों में नाम लेकर अपने मुकाबिल खड़े शख्स की बात का जैसे यकीन करना चाहा हो, उसकी बात पर उसने सारा हूँ में हिलाया। जी गुड़िया, आप मुझे लाला कह सकती हैं। उसने एक बार फिर उसे अपनी बात का यकीन दिलाना चाहा और फिर पास पड़े सोफे पर बैठ गया। मेरे खान सर इतने भी पूरे नहीं जितने सबको दिखाई देते हैं। खुदा ने आपको यहाँ हम लोगों के पास भेजा है तो यकीनन इसमें कोई बेहतरी होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन। मेरे खान सर आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। वो आप से बात करना चाहते हैं। वो बात करते हुए असल मुद्दे पर आया, जिस काम के लिए उसके खान सर ने उसे यहाँ भेजा था, जिस पर मासूम जान घबरा गई। आप घबराएं नहीं, वो बेबाक ज़रूर हैं, ये जानते हैं हम, लेकिन वो इतने बुरे नहीं कि किसी इज्जतदार घराने की लड़की की इज्जत को तार तार कर दें। आप मुझ पर यकीन रखें, आपके लाला के होते हुए यहाँ आपको कोई मसला नहीं होगा। उसके चेहरे पर रकम खौफ की दास्तान को पढ़ते हुए अरबद ने उसके दिल को इकराम खानजादा की तरफ से साफ करना चाहा। उठे चलें, आपके साथ इस छत के नीचे कभी कुछ गलत होगा, इस ख्याल को अपने जहन से निकाल दे। अब चलें। मेरे खान सर को इंतज़ार करना पसंद नहीं। गुस्से के ज़रा तेज़ हैं क्योंकि उल्टे दिमाग के जो हैं ना, इसीलिए गुस्सा उनकी नाक पर हमेशा ऐसे ही सवार रहता है। वो मजाकन इतना कहकर सोफे से उठ गया और उसे अपने साथ चलने का इशारा किया, जबकि अपने मुकाबिल खड़े इस शख्स की बातों पर उसे अभी भी रत्ती बराबर यकीन आया। और यकीन आता भी कैसे, इतना कुछ सहने के बाद कौन किसी के इन मीठे लफ्ज़ों के दो बोलों पर यकीन के जाल में दोबारा फंसना चाहेगा। और उसके पीछे चलते चलते उस शख्स की रहनुमाई में वो स्टडी रूम के दरवाजे तक पहुंची, जिस पर उसने हल्की सी दरवाजे पर दस्तक दी और दरवाज़ा खोलकर अंदर बढ़ गया। खान सर, मैं इनको ले आया हूँ। वो अपने बराबर में खड़ी लड़की को एक नज़र देखते बोला। ओके, अब तुम जा सकते हो। मसरूफियत भरे अंदाज में जवाब देकर इसने अरबत खान को वहां से जाने का हुक्म दिया, जबकि उसने एक तंजिया निगाह इस पर डाली, जैसे कि कह रही हो, कौन बनता है आजकल के दौर में किसी का हमदर्द, चाचाई का भाई बनना। कैसे वो चंद सेकंड्स पहले उसे अपने भाई होने का मान बख्श रहा था, अब कैसे उसे बीच रास्ते छोड़कर जा रहा था। वो इतना सोचते तल्खी से मुस्कुराई। बैठो इधर। उसके जाने के बाद उसने उसे पास पड़े सोफे पर बैठने का इशारा किया। वो सोफे की पुश्त से टेक लगाकर बड़े ही रिलैक्सिंग मूड में उसके मुकाबिल 4 कदम दूर पड़े सोफे पर बैठा हुआ था, जबकि अरबद खान उसे स्टडी रूम में छोड़ने के बाद अब एहतरामन दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। वो दिल में दुआ गो था कि उसके खान सर उस लड़की के हक में जो भी फैसला करें, उनका वो फैसला बेहतरीन हो। कुछ पल स्टडी रूम के बंद दरवाजे को खामोश निगाहों से तकते रहने के बाद वो खान सर के दिए काम को करने की गर्ज से वहां से चला गया। क्या नाम है तुम्हारा? चंद पल रूम में खामोशी छाई रही, लेकिन फिर उसकी भारी गंभीर आवाज़ स्टडी रूम के दरो दीवार में अरताश पैदा कर गई। नन नन निगाहें
निगाहें नाम है मेरा। उसकी पुरअसर घायल कर देने वाली बारहब शख्सियत का असर था कि उसने उसके पूछने पर हला कर अपने नाम को टुकड़ों में अदा किया। अपना असल नाम बताओ, कौन हो तुम? उसकी तरफ कड़े तेवरों से दिखते पूछा। ठंड निगाहें हैं। वो खौफजदा हो रही थी उससे। उसकी आंखें भीग गई। ये पहली बार हुआ था जब न चाहते हुए भी उसकी नीली आंखें उस जालिम इंसान के सामने अश्कों से भीग गई। ये तो वो किताब है जो यकीनन तुम्हें रेड लाइट एरिया में मिला होगा, लेकिन मुझे तुम्हारा असल नाम जानना है लड़की। क्या नाम है तुम्हारा? इस बार वो ऊंची आवाज करके जरा करखत लहजे में बोला। जाने क्यों इस लड़की के आंसू इसे अंदर से बेचैन कर गई, जबकि इसके ये तीखे बोल मुकाबिल के दिल पर सीधा वार कर गए। तुम ऐसे नहीं बताओगी, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जरा सा अपनी जगह से उठते उस पर मसनूई गुस्सा करते महज इसको डराने की खातिर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, जब इसके होंठों ने अपनी चुप्पी का रोज़ा तोड़ दिया। मेरा नाम जुन्नैशा जुनैशा मीर हाकिम है। उसकी हिचकियां बन गई। महीनों बाद अपने नाम को जबान से अदा किया था। क्या कुछ ना याद आया? बीते सालों की खुशगवार यादें, अपने बहन भाई, माँ बाप और शोहर जिसकी वो महज 2 दिन की दुल्हन रह चुकी थी, अपने साथ हुआ हर एक जुल्म सितम और ज्यादती, इन सब हसीन और तल्ख यादों को याद करते उसकी हिचकियां बन गई। डोरो रुको यार। हमेशा की तरह वो आज भी लेट थी और तकरीबन उसके पीछे भागते हुए आ रही थी, जबकि अपने पीछे से आती उसकी आवाज़ पर उसने अपने कदमों को रोक लिया। जब वो मुकाबिल आए तो उसने गहरा सांस लेकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और पल की देरी किए बिना उसका रुख अपनी जानिब करते हुए वो उसके दोनों गाल पर अपना प्यारा मोहब्बत भरा लम्स छोड़कर पीछे हुई। मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे याद दिलाना। मैंने एक ज़रूरी बात करनी है तुमसे। वो यही तो थी कि तुम मुझे डेली रूटीन वाइज गुड मॉर्निंग और नाइट किसीज दोगे? वो बड़ी बेबाकी से उसकी तरफ अपनी मुस्कुराती नव निगाहों से उसे देखते बोली। तुम एक पैरासाइट हो जो ना मौका देखता है और ना ही मौका की नज़ाकत, बस किसी पैरासाइट के मानिंद जहाँ दिल चाहे वहीं खड़े खड़े शुरू हो जाता है, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। चाहे उसके बदले किसी का नुकसान होता है तो बाकी सब बाहर में जाएं, सिर्फ अपना ही फ़ायदा सोचता है। एंड सच आ पैरासाइट इज लाइक यू। वो उसकी मीठी नजरों के बदले उसके मुस्कुराते चेहरे पर अपनी सर्द आंखें गाड़ते तंजिया लहजे में बोला। हाउ? वो होंठों को गोल करते बेयकीनी से बोली और शौक भरी निगाहों से उसे देखने लगी। मैं पैरासाइट हूँ? तो मुझे ये कैसे कह सकते हो? वो जितना हैरान होती उतना कम था, लेकिन फिर अपनी हैरानगी को कम करते उसके मजीद करीब हुई। इसे पैरासाइट नहीं, म्यूचुअलिज्म कहो डियर डोरू, जो अपने साथ साथ तुम्हारा भी फायदा करती है। जानते हो कैसे? वो उसकी आंखों में देखते कुछ बावर करवाते मैंने खेस लहजे में बोली। ऐसे इसे कहते हैं म्यूचुअलिज्म। जबकि उसकी आंखों में नासमझी की तहरीर देकर फिर वो उसकी थोड़ी पर लब रखते बोली। क्लेवर गर्ल। वो मदम सा मुस्कुराया। हम लेट हो रहे हैं अनु, ये म्यूचुअलिज्म का लेसन तो मुझे फिर कभी पढ़ा लेना, पहले कॉलेज चलते हैं। और इतना कहते साथ ही वो इसको नामहसूस तरीके से खुद से दूर करते गाड़ी की तरफ बढ़ गया। डोरो, आज तुम मुझ पर खफा नहीं हुए? वाई, मेरा पास आना तुम्हें अच्छा लगने लगा है क्या? और तुम मुस्कुराए भी थे। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसके साथ फ्रंट सीट पर बैठती पटर पटर बोलना शुरू हो गई थी। मूड अच्छा है मेरा, इसीलिए बचत हो गई तुम्हारी। वो गाड़ी के शीशे के पार देखते गाड़ी को रिवर्स बैक करते मगन अंदाज में बोला। तो फिर मैं ये समझूं कि जनाब से आप मुझे डेली रूटीन वाइज मॉर्निंग और गुड नाइट किसेस भी मिला करेंगे? वो गुलाबी माइल लबों पर शरारती मुस्कान सजाए बोली। ये महज दिमागी फतूर है तुम्हारा। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके अपने इस दिमागी फतूर का इलाज करवाओ। वो इस पर एक अचटती निगाह डालने के बाद सामने शीशे के पार देखते बोला। मेरे हर मर्ज की दवा तो तुम ही हो। तुम ही मेरे इस फतूर को ठीक क्यों नहीं कर देते? वो एक बार फिर उसके करीब हुई और उसके कुसरती मजबूत बाजू को थामते मोहब्बत से बोली, जबकि उसका देखना ऐसा था कि जिसने आरिस के दिल को अपनी जगह पे बुरी तरह से धड़का दिया। स्टीयरिंग पर उसके हाथों की गिरफ्त बेख्तियार ढीली पड़ी, जिससे गाड़ी उससे पहले डोलती हुई इनका एक्सीडेंट करवाती। उसने एक झटके से उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छुड़वाकर स्टीयरिंग व्हील को बर वक्त संभाला था। सुकून नहीं है तुम्हारी जान को? हमेशा उल्टे काम ही क्यों करती है? वो इस पर कड़ी निगाह डालते सर्द लहजे में बोला और ड्राइविंग सीट के पार देखने लगा। ये लड़की अपनी हरकतों से एक दिन ज़रूर इसकी जान ले लेगी। इसने
दिल में सोचा और फिर उसकी तरफ एक निगाह डाली। जबकि वो हनूस इसी पोजीशन में बैठी उसे टुकर टुकर निगाहों से तकते बेयकीनी से घूर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो उससे कोई बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए इस पर बस एक अपनी खामोश निगाह डालकर ड्राइविंग करने लगा। अनु रुको, आई एम सो सॉरी यार। कॉलेज के पार्किंग एरिया में उसने गाड़ी को पार्क किया, जिस पर वो खामोशी से दरवाज़ा खोलकर जाने लगी तो उसने उसकी कलाई थामकर मौजरत करना चाहिए। अनु यार, मेरी बात सुनो, मैं वो बस। जबकि उसने एक खामोश जख्मी निगाह इस पर डालकर उसे देखा और फिर अपनी कलाई को देखकर मुस्कराई, जैसे ये साथ चंद पल का हो, क्योंकि वो उसका दायमी साथ चाहती थी। जबकि वो अजनबियों की तरह हर मर्तबा अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर फ़ौरन से खींच लेता था और फिर उसका हाथ खींचना उसे अजियत में मुब्तला कर देता। वो तल्खी से मुस्कुराकर अपनी कलाई को उसकी नाजुक गिरफ्त से छुड़वाकर वहाँ से चली गई। जबकि उसके जाने के बाद आरिस ने स्टीयरिंग व्हील पर बेसख्ता अपना हाथ मारा। आज कम से कम, आज तो वो उसे खुद से खफा नहीं करना चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी वो भी कर गया। उसने अपने गाड़ी का दरवाज़ा ठाक करके बंद किया और फिर वो अपना बैग कंधे पर डालकर अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गया। भैया, ड्राइवर बाबा की तबीयत खराब है, इसलिए वो आज छुट्टी पर हैं। क्या आप मुझे यूनिट छोड़ देंगे? उसने अजहर के पास खड़े होकर डरते डरते सरासमगी निगाहों से देखते पूछा। ओए ड्राइवर, तुम इधर आओ ना ज़रा। वो उसे कुछ कहते कि अरबद खान को देखते उसने तुरुश अंदाज में उससे मुखातिब किया। वो वहाँ से गुजर रहा था जब उसने अरबद खान को नागवारी से देखते इशारा करके अपने पास बुलाया, जिस पर वो तने हुए असाब से उसकी तरफ बढ़ा। जाओ, उसे यूं छोड़कर आओ, उसने नागवारी से देखते उसे हुक्म दिया। मैं कुछ कह रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? दो टके के मुलाजिम वो उसकी तलख बातों को खामोशी से नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने ही वाला था जब वो उसके बाजों से पकड़ते अपनी आदत के बरअक्स चिल्लाया। पहली बात, मैं 2 टके का मुलाजिम नहीं हूँ, और अगर हूँ तो खान साहब आपका तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। आइंदा मुझ पर हुक्म चलाने से पहले इतना ज़रूर सोच लीजिएगा कि मैं टकी का मुलाजिम नहीं हूँ जो किसी के तलवे चाटता फिरे। मैं अरबत खान हूँ, अपनी मर्जी का आप मालिक। उसने सख्त बेखौफ और निडर लहजे में कहकर अपने बाजू पर रखे उसके हाथ को झटका दिया। तुम टिके के मुलाजिम हो रहोगे, और ये जो तुम जिसके दम पर इतना उछल रहे हो ना, मैं उसे भी खूब अच्छे से देख लूँगा। वह बाकायदा हाथ उठाकर उसे धमकाने लगा, जबकि उसकी गिद्दड़ भपकियों पर उसने सर झटका। मैम, आप अपना बैग लेकर आ जाएं, मैं आपको यूं ही छोड़ देता हूँ। वह मज़ीद किसी भी किस्म की बदतमीज़ी से बचने की खातिर उसके साथ खड़ी एक नज़र दुशीज़ा को देखते एहतरामन नजरें झुकाकर बोला। अजहर भाई, उसने उसकी तरफ बेबसी से देखा। आया कि वह अब क्या करे? आया उसके साथ उसे जाना चाहिए कि नहीं? शशो पंच में मुबतला उसने अपने भाई को पुकारा। अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाना है तो जाओ, नहीं तो चुप करके अपने रूम में दफा हो जाओ। वो अपने सबसे बड़े दुश्मन के आदमी के सामने खड़े तौहीन अमेज लहजे में उस पर चिल्लाया, जबकि वह खुफ्त शर्मिंदगी के मारे बैग उठाने अपने कमरे में चली गई। जबकि अरबद खान ने मलामत भरी निगाहों से अजहर खानजादा की पुश्त को देखा, जिसमें अपनी बहन से बात करने तक की कोई तमीज़ नहीं थी। जारी है। तो कैसी लगी आज की एपिसोड? अब होगा जुनैशा का माजी शुरू कि वो कैसे और किस तरह यहाँ पहुँची। किसकी गलती थी, अहमर की या फिर किसी और की? लो जी, आप सबकी पुरजोर फरमाइश पर मैंने अनाशा और अरबद का जोड़ बना दिया है, चूँकि मैंने अरबद खान की हीरोइन का नहीं सोचा था। तो मुझे इनकी स्टोरी का कोई प्लॉट बता दें, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कैसे इनके कपल को लेकर चलूं। और अजहर खानज़ादा को याद रखकर बताएं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी इनकी कोई ना कोई इस नावल में केमिस्ट्री बन ही जाए। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आपसे इंशाल्लाह अपने इस नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।